आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आपने जैसा मुझे कहा है और बताया है कि यू हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 5 फिजिकल और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर होता है। आपकी क्लास 12th में जो जेनेटिक्स टॉपिक है, जिसे अपन जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, उसमें 2 यूनिट्स अपने को डिस्कस करना होता है। और उस 2 यूनिट्स का पहला पार्ट होता है अपना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और दूसरा जो है वो है अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की यदि मैं बात करूं, क्योंकि आप इस चैप्टर को नया पहली बार पढ़ रही हैं, तो इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो मैं बस आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि यदि आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ा है तो आपको इस चैप्टर में उसी के मिलते जुलते चीज़ों के बारे में ही जानने को मिलेगा। और जिस थ्योरीज़ के बारे में आपने वहाँ पे पढ़ा है, उनके पीछे की जो मॉलिक्यूलर क्राइटेरियाज क्या है, उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ा, क्या पढ़ा भाई? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का समरी क्या था? उसमें आपने पढ़ा कि आखिर जो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में होते हैं या फिर पेरेंट्स से सिबलिंग्स में होते हैं, नोट करिएगा, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड प्रोजेनी। प्रोजेनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, बट ऑफस्प्रिंग जो शब्द है, इट इज़ ओनली गिवन टू द प्रोजेनी विच इज़ फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आप जब तक डीपली नहीं पढ़ोगे आपको पता नहीं चलेगा। हालांकि ये आपसे इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यदि आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को अच्छे से पढ़ा है तो यू मस्ट बी नोइंग दिस थ्योरी। ऑलराइट, सो आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में और क्या पढ़ा? आपने हेरिडिटी के बारे में पढ़ा, विच इज़ अ बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अरे व्हाट इज इनहेरिटेंस, इसके बारे में भी आपने जाना कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग इज नोन एज इनहेरिटेंस। दैट इज इट। इनहेरिटेंस का ANC क्या है? नाउन है। देयरफॉर इनहेरिटेंस किसी संज्ञा को बता रहा है, यदि हम इंग्लिश लिटरेचर के अनुसार से जाएं, इसलिए इनहेरिटेंस यदि किसी संज्ञा को बता रहा है, देयरफॉर इट मस्ट बी ए प्रोसेस। यदि आप इंग्लिश लिटरेचर के अनुसार से शब्दों का बाइफर्केशन करते हो, तोड़ते हो, तो आपको यही पता चलेगा कि इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है। और किस चीज़ का प्रोसेस है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कि कैरेक्टर के ट्रांसफर होने का प्रोसेस है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। अरे पेरेंट्स से तो प्रोजेनी में ही कैरेक्टर ट्रांसफर होती है। कभी बच्चे से क्या बाप बनता है? क्या नहीं बनता साहब, बाप से ही बच्चा बनता है। A father gives birth to a son. Of course, a son also gives birth to a later son, but it does not mean that given birth मतलब कि जो बेटा हुआ वही उसका बाप है। आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बात कर रहा हूँ? मतलब कि फर्स्ट जनरेशन ऑलवेज गिव्स राइज टू द सेकंड जनरेशन। समझ रहे हैं बात को? इसलिए कैरेक्टर जो ट्रांसफर होता है वो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ही ट्रांसफर होगा। और यदि वो कैरेक्टर सुपीरियर है तो वो सुपीरियर कैरेक्टर अपना मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशंस देते हैं, और जो मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशंस जो बाहर से दिखते हैं उसे अपन फिनोटाइप बोलते हैं। जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स होते हैं और फिर जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज नोन एज जीनोटाइप। आ रही है बात समझ में? इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर आपने इनकम डोमिनेंस के बारे में पढ़ा, डोमिनेंस का रीज़न क्या है उसके बारे में पढ़ा। आपने रिसेसिवनेस के बारे में पढ़ा, मेंडल के लॉ के बारे में पढ़ा होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में पढ़ा होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉसेस, 2 कैरेक्टर्स एट ए टाइम, उसमें 4 अलील्स बनती है। फिर आपने पढ़ा होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर कोडोमिनेंस के बारे में आपने पढ़ा, मल्टीपल एलेलिज्म के बारे में फिर आपने पढ़ा होगा। फिर नॉन एलिलिक इनहेरिटेंस के बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि ये नॉन एलिलिक इनहेरिटेंस होता क्या है। ऑल राइट, तो नॉन एलिलिक इनहेरिटेंस का भी आपने थोड़ा आइडिया लिया होगा। अब जब आपने नॉन एलिलिक इनहेरिटेंस का आइडिया ले लिया, उसके बाद आपने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा होगा। और फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बाद आपने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा होगा। फिर आपने XOXY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा होगा, प्रोटियस लाइगस टाइप ग्रासोपर में, ड्रोसोफिला में, ह्यूमन में XXXY टाइप जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसके बारे में पढ़ा। फिर आपने कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़े होंगे, एनिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी वगैरह, डाउन सिंड्रोम, एडवार्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर, जैकब सिंड्रोम, और ये चैप्टर आपका हो गया खत्म। मैंने बस आपको पॉइंट्स के फॉर्म में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को समझाया और बताया कि आपने इन टॉपिक को कवर किया होगा। कैसा आप कह रही हैं आपने किया? बाद बाकी मैं देख लूँगा कि आपने कितना किया है। अब अपना जो टॉपिक है यहाँ पर, वो टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जब आप पढ़ रही थी
तो उसमें आपको पता चल रहा होगा, जब आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ रहे होंगे तो आपको उस यूनिट में, उस टॉपिक में पता चला होगा कि जो फिजिकल यूनिट है इनहेरिटेंस का, इनहेरिटेंस है क्या, मैंने आपको बताया क्या कि इनहेरिटेंस इज नथिंग बट इट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। इनहेरिटेंस क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। तो इनहेरिटेंस जो अपना ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर है, तो ये क्या ट्रांसफर हो रहा है? अगर फिजिकली, फिजिकली कहने का मतलब क्या होगा? समथिंग विच कैन बी फिजिकली फील या फिर टच किया जा सकता है। तो कौन सी वो चीज़ है, आखिर वो क्या है भाई जो ट्रांसफर हो रहा है फिजिकली? यदि अपन बात करें तो कौन सी स्ट्रक्चर है, कौन सी बॉडी है, उसका नाम क्या है? तो आपने बोला जीन, जिसे मेंडल ने फैक्टर बोला था। और आपको ये बात पता है कि मेंडल ने जीन टर्म को नहीं दिया था, जीन टर्म वाज एक्चुअली गिवन बाय जोहानसन। और मेंडल का तो जन्म मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली मेंडल डाइड इन 1884, और जीन टर्म तो काफ़ी बाद में आया, और जीन टर्म जोहानसन ने दिया, और जीन और फैक्टर अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। तो जो फिजिकल बेसिस था इनहेरिटेंस का वो जीन था, आप समझ रहे हैं? मतलब कि यदि आपका हाइट 5 फीट है, 5 फीट 10 इंच है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन का जो जीन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइट। आपका यदि स्किन का कलर ब्लैक है, या फिर मुलैटो है, या फिर डार्क स्किन है, या फिर आपका यदि स्किन का कलर वाइट है, समझ रहे हैं आपको? तो उन कलर्स के पीछे भी रिस्पॉन्सिबल जीन्स थी। पढ़ा होगा आपने कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपने पढ़ा होगा ह्यूमन स्किन कलर को, पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, रिवाइज करो आप। नहीं दिक्कत है फिर भी तो मेरे को बोलो, मैं आपको समझाऊंगा फिर से। तो इसके बाद आपने पढ़ा होगा कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है भाई, कलर ब्लाइंडनेस। फिर अपने पढ़ा होगा क्या, सिकल सेल अनीमिया, हीमोफीलिया, दिस ऑल आर एक्चुअली डिसऑर्डर्स विच आर रिलेटेड विथ समहाउ जीन्स। आपने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ी होगी, उसमें आपने आई जीन के बारे में पढ़ा होगा, जिसके ऊपर ब्लड के आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट रहता है क्या, एंटीजन्स, ए एंटीजन, बी एंटीजन, एब्सेंट रहा तो ओ ब्लड ग्रुप ए रहा, और ओ रहा तो डोमिनेंट ए होता है। ये सारी थ्योरी आपने पढ़ी होगी। तो आपको पता चला कि जीन के ट्रांसफ़र होने का बेसिस क्या है, मतलब सॉरी, जो फिजिकल बेसिस क्या है, वो जीन ही तो एक्चुअली में ट्रांसफ़र हो रहा है। आपके पेरेंट्स से आप में ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन इस चैप्टर में अपन डील करेंगे कि आखिर वो जीन बना किस चीज़ का है। अरे भाई, आपने क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल। समझ रहे हो बात को? मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की यदि स्ट्रक्चरल एनालिसिस करें तो वो किस चीज़ का बना हुआ है, उसमें कौन सी मॉलिक्यूलर अबंडेंस है, मतलब किस मॉलिक्यूल की ज़्यादा अमाउंट में प्रचुरता है, मीन्स व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेमवर्क ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म और फॉर द फ्रेमवर्क ऑफ पर्टिकुलरली ह्यूमन। तो आपको पता चला होगा वी हैव डील्ड विथ सम काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन क्लास 11th and those were carbohydrates which were in the form of monosaccharide, disaccharide and polysaccharide. Am I right? Should I proceed? Then we have deal with proteins which were made up of amino acids. However, there are more than 300 amino acids till date discovered. There are more than, note my words, it's not only 300, but out of those 300 only 20 are essential within our, okay, 20 are essential amino acids, means we are only dealing with 20. Out of those 20, 10 are essential amino acids, means those are actually needed by our body, means those cannot be actually taken or those cannot be actually synthesized within our body, therefore those are known as essential amino acid। समझ रहे हैं बात को? तो प्रोटीन हमने पढ़ लिया, हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा उसमें, फिर हमने लिपिड्स पढ़ा, कोलेस्ट्रॉल्स पढ़े, हमने पूफा के बारे में पढ़ा होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल्स क्या होते हैं, सारा हमने उसमें देखा। फिर हमने क्या देखा उसमें? न्यूक्लिक एसिड्स देखा, और वही न्यूक्लिक एसिड को यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड में हमने देखा था डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, आखिर बना हुआ किन चीज़ों का होता है, न्यूक्लिक एसिड क्यों रिस्पॉन्सिबल है, और इसके बारे में अपन आगे डिटेल में भी बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन इस चैप्टर में वही डील करेंगे कि जो आपका जो फिजिकल बेसिस था इनहेरिटेंस का, जो जीन था जिसे आप जीन बोल रहे हो, आखिर वो जीन किस चीज़ का बना हुआ है, वेदर इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और एनी अदर बायोमोलिक्यूल। इन्हीं चीज़ों को पता लगाने की कोशिश की गई। और क्यों ना पता लगाया जाए भाई,
अरे भाई, यदि हमको पता चल जाए कि हमारा जो फिजिकल बेसिस, मतलब कि जो फिजिकली हम में इनहेरिट हो रहा है, हमें तो पता चल गया कि जीन या फिर फैक्टर है साहब, वो मंडल साहब भी बता के चले गए, प्रूफ भी हो गया। लेकिन यदि ये पता चल जाए कि इसका बायोमोलिक्यूलर नेचर क्या है, तो फिर हम उसके अनुसार से उसमें बायोमेडिकल या फिर बायो केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कर सकते हैं। यदि आपको पता चल जाए कि ये बॉन्ड यहाँ पे लग रखा है, और आप थोड़ी सी एनालिसिस करके ये जान पाओ कि कार्बोहाइड्रेट के बीच के ये बॉन्ड को हटा दिया जाए ना, तो ये डिसऑर्डर होने से बचाया जा सकता है। तो व्हेन यू विल डील विथ दिस लेवल ऑफ एनालिसिस, अगर आपको इसके बारे में जानकारी होगी, इतनी एनालाइज यदि आप चीज़ों को करोगे, तो आप अपने अनुसार से ह्यूमन के जीन के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। इसलिए जानना जरूरी था, और इसलिए लोगों ने जानने की कोशिश भी की, और इसे जानते जानते काफ़ी साल लग गए। हमें ये तो पता चल गया कि हमारा फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जीन है, लेकिन ये पता चलते चलते कि ये जीन किस बायोमोलिक्यूलर कैटेगरी में आएगा, बहुत साल लग गए। और अल्टीमेटली हम जो मान कर चल रहे थे, जो पुटेटिव थ्योरी थी अपनी, कि न्यूक्लिक मटेरियल होगा ही, न्यूक्लिक एसिड्स ही होंगे, जो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, हमारे जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम कर रहे थे, जो इवोल्यूशन के टाइम से ही हम जानते थे। और क्यों जानते थे, जब आप इवोल्यूशन पढ़ोगे तो और आपको डिटेल में पता चलेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ठीक है, उतने सालों तक माना, जब तक कि हमें कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिला। अगेन मैं वही बात कहूँगा कि साइंस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। कोई दिक्कत नहीं, जब तक चीज़ों को आप एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं करते हो साइंस में, तब तक वो चीज़ें हाइपोथेसिस बनी रहती है। और व्हेन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम, जब एक्सपेरिमेंटली उन चीज़ों को आप प्रूफ कर देते हो बिना किसी डाउट के, बिना किसी एक्सेप्शन के, देन दैट बिकम लॉ। तो हम तो ये नहीं कह सकते थे ना अभी कि वो न्यूक्लिक एसिड ही है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ रोल देखा गया था उस बायोमोलिकुलर कैटेगरी में, इसलिए हम मानकर चल रहे थे। अब आगे की बात करते हैं अपन। आगे की जब अपन बात करेंगे, तो हमने लिख भी रखा है कि आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च, आफ्टर ए लॉट ऑफ रिसर्च, बहुत दिनों के रिसर्च के बाद, वी केम टू नो that nucleic acid was responsible for it, that is DNA in most of the organism and RNA in some virus। हमें नहीं पता था कि DNA क्या होता है, RNA क्या होता है, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद हमें यह बात पता चली कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर DNA होता है न्यूक्लिक मटेरियल के रूप में या फिर न्यूक्लिक एसिड के रूप में, और वही ट्रांसफ़र होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वेरिएशन के लिए या फिर डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए, जिसके बारे में आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है, अब हम इस बात को तो समझ गए कि इस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है। मोटा मोटा यही पढ़ना है कि जो चीज़ें हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ी, उसका मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया क्या है, मतलब मॉलिक्यूलरली यदि उसे अपन क्लासीफाई करें तो वो किस कैटेगरी में आएगा, ताकि आगे चल के जब अपन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम यही तो डील करेंगे ना। क्योंकि यदि अपने को बायोमोलिक्यूलर कैटेगरी उसकी पता है, उसके अंदर कौन से बॉन्ड्स हैं वो पता है, उसकी केमिकल नेचर पता है, केमिकली जब अपन उसे एनालाइज कर लेंगे, तो बायो टेक्नोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो उसी बॉन्ड्स के बीच में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसमें ऑल्टरेशन करेंगे। इसलिए जानना जरूरी है। और इसका अगला जो यूनिट है, जो अपन जो स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है अपना, जो ह्यूमन वेलफेयर वाला, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ हो गया, फिर अपना माइक्रोब्स है, और जो वो प्लांट ब्रीडिंग एनिमल ब्रीडिंग वाला टॉपिक है, उसके बाद अपना यही टॉपिक पढ़ना है कि बायोटेक्नोलॉजी में अपन जेनेटिक मटीरियल के अंदर ऑल्टरेशन कैसे कर सकते हैं। तो कब करेंगे ऑल्टरेशन, जब पता रहेगा तब ना कि क्या है जेनेटिक मटेरियल, उसका मॉलिक्यूलर लेवल क्या है। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ऐसे आगे चलते हैं, हम डील करते हैं कि इसमें टॉपिक्स क्या क्या हमें डील करने हैं। आइए देखते हैं। तो इसमें जो टॉपिक है, हमें पहला टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम कर रहा है, इसलिए हम पढ़ेंगे पहले कि स्ट्रक्चर डीएनए का क्या है। मतलब कि ये डीएनए जो है ये स्ट्रक्चरली कैसा है, इस डीएनए में किस प्रकार के बॉन्ड हैं। ठीक है, ये डीएनए किन किन चीज़ों से बना हुआ है, समझ रहे हैं बात को। अगर कोई चीज़ आपके अंदर है तो वो किसी और के अंदर जा रही है, तो वही चीज़ यदि किसी और के अंदर थोड़ी ना जा सकती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ी है कि मदर है तो मदर डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स में बदल जाएगी, ऐसा तो नहीं है। अरे भाई, ऐसा कभी होता है क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर? मैंने तो नहीं सुना, और आपको भी पता होगा यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
कभी भी जो मदर ऑर्गेनिज्म है वो इमोर्टल नहीं होती। व्हेन यू टॉक इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पार्टिकुलरली बाइनरी फिजन में क्या होता है, बाइनरी फिजन में यदि आपने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर को पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है, एक जो ऑर्गेनिज्म होता है, टेक एन एग्जाम्पल, अमीबा होता है, वो अमीबा अपने आप को डिवाइड करता है और दो डॉटर सेल्स में बदल जाता है। तो मदर सेल भी तो डॉटर सेल में दो में टूट जाती है, तो मदर सेल की आइडेंटिटी तो खत्म हो जाती है। अरे मदर सेल की जब आइडेंटिटी खत्म हो गई और वो नए दो नया डॉटर सेल्स में, तो उस प्रकार से तो ऑर्गेनिज्म कभी मरेगा ही नहीं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म गोइंग और फॉलोइंग द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड पर्टिकुलरली बाइनरी फ्यूजन आर इमोर्टल। एक लाइन भी लिख रखा है एनसीईआरटी में, और ये लाइन काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता, मैंने आपको समझा दिया। ऑलराइट, तो हम क्या पढ़ेंगे कि जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए तो मैंने बताया है कि वो जानना है, लेकिन हमें क्या है, हमें तो वो चीज़ें रेप्लिका बन के जाएगी। हम में तो एक्चुअली में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं कि हम ही डिवाइड हो गए भाई साहब, तो कोई दिक्कत नहीं। तो जब जेनेटिक मटेरियल जो हमारे फादर में है, हमारी मॉम में है, तो वो जेनेटिक मटेरियल का क्या होना ज़रूरी है, उसका एक कॉपी बनना ज़रूरी है, उसका एक रेप्लिका बनना ज़रूरी है। इसलिए हमें उस जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन भी पढ़ना होगा। माने हमें जानना होगा कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है, मतलब अपनी अलग कॉपी कैसे बनाता है। कोई दिक्कत? तो दूसरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। अब आपको पता है, आपने जनरल इतना तो जाना होगा क्योंकि 10th भी आपने पढ़ा, 9th भी कंप्लीट किया, कि डीएनए से आरएनए बनता है। एक थ्योरी होती है सेंट्रल डोग्मा की, अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो डीएनए से एमआरएनए जो बनता है, तो अपने आप को वो ट्रांसक्राइब करके, मतलब ट्रांसक्राइब मीन्स क्या हुआ, डीएनए से एमआरएनए का बनना। अब एमआरएनए आप छोड़ दो, कौन सी चीज़ है, इसके बारे में अपन मजे से डील करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर डीएनए विल फॉर्म एमआरएनए, कोई दिक्कत। डीएनए एमआरएनए बनाता है, और वो कौन से प्रोसेस से बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन। इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। जो फोर्थ टॉपिक अपना है वो है जेनेटिक कोड्स। मतलब कि आपने को जब आप आगे पढ़ोगे ना, तो ये जो अपना मैंने क्या बताया, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, और ये एमआरएनए ही प्रोटीन्स बनाती है। अब ये प्रोटीन क्यों बनाई, आपको पता होगा जब आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। और एंजाइम्स क्यों जरूरी है, बिकॉज दे हेल्प इन, एक्चुअली वो एंजाइम्स का क्या रोल है, बिकॉज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट मेटाबॉलिक रिएक्शंस विद इन आवर बॉडी, एंड मेटाबॉलिज्म इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चैप्टर 1 अगेन, कहाँ चले जाइए, लिविंग वर्ल्ड क्लास 11th का चैप्टर 1 में लिख रखा है जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसमें मेटाबॉलिज्म भी पार्ट है। और मेटाबॉलिज्म कब हो पाएगा, जब एंजाइम्स रहेंगे, बिकॉज मेटाबॉलिज्म इज एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड दोस एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स। देयरफॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज नेसेसरी। एंड हाउ विल दैट प्रोटीन विल सिंथेसाइज्ड, द प्रोटीन विल बी सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ, फर्स्ट डीएनए विल बी फॉर्म्ड, मतलब कि डीएनए से पहले एमआरएनए बनेगा। जब डीएनए से पहले जब एमआरएनए बनेगा, और फिर वही एमआरएनए अपने आप को क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो जो वही वो बात मैंने कहाँ लिख रखा है, आप देखिए, ये डीएनए से क्या बना, एमआरएनए। डीएनए से देख रहे हैं आप, एमआरएनए बना, और ये ही एमआरएनए आपस में प्रोटीन बनाएगा। लेकिन जब ये प्रोटीन बनाता है ना एमआरएनए, तो ये एमआरएनए ऐसे नहीं प्रोटीन बनाता है। एमआरएनए कहता है भाई मैं ऐसे नहीं प्रोटीन बना रहा, मेरे को कुछ कोड चाहिए, क्योंकि प्रोटीन एमिनो एसिड का क्लस्टर होता है, आपको पता होगा बायोमोलिक्यूल्स के अनुसार से। तो ये जो एमआरएनए कहता है ना भाई कि कौन सा एमिनो एसिड बना दूँ, मुझे तो 20-20 एमिनो एसिड बनाने हैं, तो कौन सा बना दूँ मैं एमिनो एसिड, कोई भी थोड़ी ना बना दूंगा, कौन सा बना दूँ, कोई कोड तो बताओ। अरे आप कोई कोड डालते हो मोबाइल में तो आपका फ़ोन खुलता है, तो वो बोलता है मेरे को कोड बताओ भाई, कोड कोड बताओगे तभी मैं बनाऊंगा वो एमिनो एसिड। इसलिए उस सीक्वेंस को जेनेटिक्स में जेनेटिक कोड बोलते हैं। उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि ये जो सीक्वेंस है कि अमीनो एसिड कौन सा बनेगा और किस सीक्वेंस में बनेगा, वो डिसाइड करता है जेनेटिक कोड। तो इसलिए हम जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर तो मैंने आपको बताया है कि जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, जिससे कि एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, उसके बारे में अपन जानेंगे। और जो 5वां प्रोसेस है, ये जीन्स आखिर रेगुलेट कैसे होती है, ये जीन्स आखिर रेगुलेट कैसे होती है, उसके बारे में जानेंगे कि जीन्स कैसे फंक्शन करती है, किस समय पे काम करती है, और प्रोडक्ट किस टाइम पे बनाती है और कब इनहिबिट होती है। सारी चीज़ों को डिटेल में बात करेंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अगला जो टॉपिक होगा इट विल बी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मतलब कि ह्यूमन के अंदर आपको पता है कि इतनी सारी जीन्स हैं, तो
तो एक टाइम पे क्या किया गया, साइंटिस्टों ने सोचा कि भाई ह्यूमन के अंदर यदि इतनी सारी जीन्स हैं तो सारे जीन्स को थोड़ा स्टडी किया जाए। तो इस जीन को स्टडी करने के लिए काफ़ी देशों के लोगों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया जिसे उन्होंने नाम दिया मेगा प्रोजेक्ट। और उस मेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि वह प्रोजेक्ट काफ़ी वाइड स्केल पे था, क्योंकि एक ह्यूमन के अंदर मल्टीपल बिलियंस ऑफ जीन होते हैं, वो आप पढ़ोगे इस चैप्टर में ही, लेकिन बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो उस जीन के अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट को, नंबर ऑफ जीन्स को जानने के लिए एक प्रोजेक्ट की क्या की नींव रखी गई। मीन्स अ प्रोजेक्ट वाज लेड डाउन टू स्टडी द नंबर ऑफ जीन्स एंड टाइप्स ऑफ जीन विद इन द ह्यूमन डीएनए और विद इन द ह्यूमन न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, तो उसे पढ़ने की नींव रखी गई और उस प्रोजेक्ट का नाम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रखा गया। अब उस प्रोजेक्ट की क्या अचीवमेंट है, क्या अचीवमेंट है और क्या मतलब कि गोल रखा गया था कि क्या अचीव करना है, वो बताएंगे। उस प्रोजेक्ट पे खर्च कितना लगा वो बताएंगे, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हुआ वो बताएंगे, और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म की जीन के बारे में हमें पता चला, ये भी हम इस टॉपिक में डील करेंगे। तो इस टॉपिक में अपने को मोटा मोटा क्या डील करना है, सबसे पहला अपने को डील करना है कि डीएनए होता क्या है। अब डीएनए जब अपन डील करेंगे ना, तो उसी में अपन आरएनए भी डील कर लेंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि आरएनए भी जेनेटिक मटीरियल है कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर, मैंने शुरू में ही आपको बताया। तो क्या डील करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कोई दिक्कत नहीं। फिर डीएनए का रेप्लिकेशन डील करेंगे, फिर डीएनए से एमआरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन, फिर उसके लिए जो कोड होता है प्रोटीन बनाने के लिए, अमीनो एसिड बनाने के लिए, फिर जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जिसे अपन ट्रांसलेशन बोलते हैं, ये डील करेंगे। फिर डील करेंगे रेगुलेशन कैसे होता है, फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक का जो पोर्शन था आपका, इट वॉज ऑल एंड ऑल जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। आगे की थोड़ी सी बात अपन आगे थोड़ा बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम कम है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है न्यूक्लिक एसिड। आपको एक चीज़ पता चल गया कि मोटा मोटा आपको पता चला कि काफ़ी सालों की डिस्कवरी और रिसर्च के बाद अपने को पता चला कि वो जो जेनेटिक मटेरियल जो था ना, जो फिजिकल बेसिस जो अपना ट्रांसफ़र हो रहा था जीन, इट वाज नथिंग बट, उसका जब मॉलिक्यूलर एनालिसिस किया गया तो हमें पता चला कि भाई साहब वो कुछ और नहीं बल्कि न्यूक्लिक एसिड ही था, जिसके बारे में हम कहाँ से पढ़कर आ रहे हैं, जिसके बारे में हम कहाँ से पढ़कर आ रहे हैं, क्लास 11th के चैप्टर बायोमॉलिक्यूल से पढ़कर आ रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड वही वाला है, वही वाला न्यूक्लिक एसिड, हाँ हाँ वही वाला न्यूक्लिक एसिड जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था ना, डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, वही वाला डीएनए यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल के रूप में ऑर्गेनिज्म में काम करता है और यही ट्रांसफ़र होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पहले जानते हैं, ठीक है। इसका इतिहास थोड़ा सा अपन देखते हैं कि आखिर ये पता कैसे चला, कैसे कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, क्योंकि क्वेश्चंस इससे आते हैं। टोटली पॉइंट ऑफ, जितना भी मैं बता रहा हूँ पूरा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बोर्ड्स आसानी से हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना। अरे बोर्ड्स को तो फाड़ दोगे आप। आगे देखो हाँ देखो, न्यूक्लिक एसिड पहले नहीं पता था कि न्यूक्लिक एसिड जो जो नाम आप जान रहे हो आज न्यूक्लिक एसिड, ये शुरू में नहीं पता चला। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था फ्रेडरिक मिसर। ये नाम इंपॉर्टेंट है। ये क्या साइंटिस्ट का नाम था, इट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज फ्रेडरिक मिसर। तो जो साइंटिस्ट का नेम था इट वाज फ्रेडरिक मिसर। इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लियस ऑफ पस सेल। पस बोलते हैं WBC, WBC से जो निकलता है लिक्विड मटेरियल जो ऊज आउट होता है उसे अपन बोलते हैं ना पस निकल रहा है, इट इज़ नथिंग बट WBC सेल। तो उसी के न्यूक्लियस में उन सेल्स, अब सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये तो आपको पता होगा, ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस, कोई दिक्कत यहाँ तक होना तो नहीं चाहिए। तो उसके सेल में उन्होंने उसके जो न्यूक्लियस था उस सेल का, अब पस सेल है क्या, एक तरह की WBC ही है, तो उसके न्यूक्लियस में इन्होंने डिस्कवर किया किसको, इस न्यूक्लिक एसिड को। अब आपको पता होगा कि जो ये डीएनए होते हैं, क्या क्या कहते हैं, WBC में न्यूक्लियस वेरिएबल फॉर्म्स के पाए जाते हैं। और WBC भी कौन कौन तरह की होती है, WBC जिसे अपन ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, दे आर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट का मतलब क्या हो गया, जिसमें ग्रैन्युलर WBC हो। एक ग्रैन्युलोसाइट का मतलब, ए का मतलब एब्सेंट, ग्रैन्युलोसाइट का मतलब ग्रैन्यूल, साइट का मतलब सेल, मतलब ऐसे ग्रैन्युलोसाइट जिसमें ऐसे, मतलब ए का मतलब एब्सेंट, ग्रैन्यूल्स का मतलब, ग्रैन्यूल्स का मतलब जो जो आप देखते हो दाना लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रैन्यूल्स का मतलब समझते हो ना। एक्चुअली में चीनी देखते हो, चीनी का क्या बोलते हैं, शुगर ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैन्यूल्स एक्चुअल में एक अंग्रेजी का टर्म है।
तो उसमें क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं उस तरह के WBC में, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, एक ग्रैन्युलोसाइट और ग्रैन्युलोसाइट। मैं बस बता रहा हूँ आपको 11th का पोर्शन बस रिवाइज करवा दे रहा हूँ क्योंकि मेरा बताना यहाँ पर ज़रूरी है। और ग्रैन्युलोसाइट, तो ग्रैन्युलोसाइट, एक ग्रैन्युलोसाइट दो डिवीज़न है किसकी, WBC की या फिर ल्यूकोसाइट की। अब जो WBC और ल्यूकोसाइट की दो डिवीज़न है, अब उस ग्रैन्युलोसाइट की भी आगे फर्दर डिवीज़न है, उसमें तीन आते हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। फिल का मतलब ही कलर होता है, और एसिडो का मतलब एसिड होता है, बेसोफ का मतलब बेसिक होता है, और न्यूट्रो का मतलब न्यूट्रल होता है। इट इज़ ऑन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डाई यूज्ड टू कलर, मतलब कि जब स्टेनिंग करते हैं लोग उसे लेबोरेटरी में, तो उसके बेसिस पे ये नाम दिया गया, क्योंकि फिल का मतलब कलर, फिल का मतलब लविंग होता है, और एसिड का मतलब एसिडिक डाई। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, एनिमल फिजियोलॉजी में ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर में आपने डील किया होगा। और जो एक ग्रैन्युलोसाइट होता है उसमें दो सेल्स आते हैं, एक होता है मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। कोई दिक्कत नहीं। तो WBC के बारे में मैंने आपको आइडिया दिया। तो जो ये फेडरिक मिसर साहब थे, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को, किसे, न्यूक्लिक एसिड को WBC मतलब कि पस सेल में इन्होंने क्या किया, ही ऑब्जर्व्ड इट इन 1869 और उसे नाम दिया न्यूक्लिन। ही डज नॉट नेम इट न्यूक्लिक एसिड। उन्होंने जब ऑब्जर्व किया था ना 1869 में, तो उन्हें नहीं पता था कि ये है क्या, उसका नेचर क्या है, वो एसिडिक है, बेसिक है, कुछ नहीं पता था। बस देखा, ऑब्जर्व किया उस मटेरियल को, और उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लीन। ठीक है, क्या नाम दिया था, न्यूक्लीन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और साइंटिस्ट का नाम क्या था, फेडरिक मिसर। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड। डिस्कवरी न्यूक्लिक एसिड का किन का नाम, किन के क्रेडिट जाएगा, फेडरिक मिसर। अब आगे एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था ऑल्टमैन। क्या नाम था उस साइंटिस्ट का, ऑल्टमैन, मैंने लिख रखा है ऑल्टमैन। ही केम, और उस जो सब्सटेंस डिस्कवर किया था उन्होंने, किसने, फेडरिक मिसर साहब ने, और नाम दिया था न्यूक्लिन। उसके नेचर को पता किया और पता चला कि उसका नेचर एसिडिक था, और उन्होंने उस न्यूक्लिन का नाम न्यूक्लिक एसिड दे दिया। तो आपसे पूछेगा कोई भी कि ये न्यूक्लिक एसिड टर्म किन के द्वारा दिया गया, तो ऑल्टमैन के द्वारा दिया गया। कोई दिक्कत, एसिडिक नेचर किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, ऑल्टमैन के द्वारा डिस्कवर किया गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अच्छे से आप इन चीज़ों को बढ़िया से रिवाइज करना, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो उतना मैं बता रहा हूँ उसी से आएगा, आप देख लेना, कहीं पर भी आपको इतना डिटेल्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, एकदम टू दी पॉइंट बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप चलो स्मूथली। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब ऐसा नहीं कि न्यूक्लिक एसिड बता दिया, तो न्यूक्लिक एसिड तो भाई साहब दो तरह के होते हैं। आपने पहले जब क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लिक एसिड तो दो तरह के होते हैं, एक DNA और एक RNA। क्योंकि DNA भी न्यूक्लिक एसिड है, RNA भी न्यूक्लिक एसिड है। फुल फॉर्म तोड़ लो ना भाई, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इतना तो पढ़ के आए हो ना आप। तो DNA टर्म किसने दिया, जैकरिस ने दिया। किन्होंने दिया, इट वॉज गिवन बाई जैकरिस। सारा टर्म किसने दिया, इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चंस। ये जेनेटिक्स जो यूनिट है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे अकेले हर साल अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 क्वेश्चंस आते हैं नीट में। आप मिला लो पेपर, और जितना मैं बताऊंगा उसी से आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये न्यूक्लिक एसिड दो तरह का होता है, आपको भी पता है, DNA और RNA। 11th का ही पार्ट है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मैंने आपको बताया और मैंने लिख भी रखा है। और RNA का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं। अब DNA जो है, ये मैंने वहाँ पर भी बताया था, जो पहला पेज पे मैंने जब लिखा था तो मैंने बताया था आपको कि DNA इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लिख रखा था ना। वी केम टू नो दैट न्यूक्लिक एसिड फॉर रिस्पॉन्सिबल, DNA जो था इट वॉज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिख रखा है। ये वाला पोर्शन आप देखो, ये DNA वाज रिस्पॉन्सिबल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में DNA था ना DNA। देखो, DNA इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में क्या था, DNA ही तो था, देखो लिख रखा। और RNA कुछ वायरसेस में था, कोई दिक्कत यहाँ तक होना नहीं चाहिए। तो आपने हमें, मैंने अभी बताया कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA जेनेटिक मटेरियल होता है किसमें, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ज़्यादातर जो प्लांट्स हों या फिर एनिमल हों उनमें DNA ही देखने को मिलता है। अब क्यों देखने को मिलता है ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि DNA इज़ कंपेरेटिवली मोर स्टेबल देन RNA। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्यों स्टेबल है, क्या है। और RNA जेनेटिक मटेरियल कुछ वायरसेस के अंदर देखने को मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना बस आपको ध्यान रखना है। अब जो देखिए रोल्स है RNA का, RNA देखिए स्टेबिलिटी इसकी कम है, लेकिन RNA का जो रोल है ना वो DNA के कॉम्पेरेटिवली भी ज़्यादा है। अब RNA मैसेंजर के रूप में काम करता है, क्योंकि पता है आपको कि जो DNA का आपने रेप्लिकेशन करके, मान लो DNA से आपने उसका एक रेप्लिका DNA बनाया,
और वो डीएनए फिर ट्रांसक्राइब करके अपने आप को एमआरएनए बना दिया, और वही एमआरएनए आगे चल के प्रोटीन बना दिया। मतलब कि आपके पास जो जेनेटिक मटेरियल था वो डीएनए था, और डीएनए से अल्टीमेटली आपको प्रोटीन बनाना था, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस चलाने के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, और एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है ना भाई, एक्सेप्ट राइबोजाइम, क्योंकि राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि न्यूक्लिक एसिड है। इसके बारे में भी अपन डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बस मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बता रहा हूँ, बस सुनते जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अभी चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया। तो आरएनए जो है ना, ये मैसेंजर के भी रूप में काम करता है, मतलब डीएनए और प्रोटीन जो बना उसके बीच में एमआरएनए आया आया ना, तो वो क्या किया? मैसेंजर के रूप में ही तो काम किया कि डीएनए के मैसेज को वो प्रोटीन बनाने तक में पहुंचा दिया, मतलब कि डीएनए के मैसेज को वो उस प्रोटीन तक वो पहुंचाने का काम किया। इसलिए आरएनए एक्ट एज ए मैसेंजर, आरएनए मैसेंजर के रूप में भी काम करता है। एंड दोस आरएनए विच एक्ट एज मैसेंजर आर नोन एज मैसेंजर आरएनए। क्या बोलते हैं उसे? मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। कोई दिक्कत नहीं। और एमआरएनए से क्या बनाता है? फर्दर इट फॉर्म्स प्रोटीन। एनी प्रॉब्लम? I don't think you must be having. Okay, it also acts as adapter molecule, means it actually has to adapt amino acid in translation process. क्या है ट्रांसलेशन, क्या है अडेप्शन, ये सारा अपन आगे डील करेंगे। बस जान लो कि अडेप्टर मॉलिक्यूल के भी रूप में काम करता है, और स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल के भी रूप में ये आरएनए काम करता है। ये तो मैं नहीं बता रहा आपको, क्योंकि आपने पढ़ के आया है। आपने राइबोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा था क्या? क्लास 11 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या पढ़ा था राइबोसोम में? राइबोसोम ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल, जॉर्ज पैलेट पार्टिकल्स, राइबोसोम 70S और 80S। 80S राइबोसोम किसका किसका बना हुआ था बाबू? 60S प्लस 40S। 60S में कौन कौन से थे? 60S जो था ना राइबोसोम, वो बना हुआ था आर एन ए और प्रोटीन्स का। तो आर एन ए देख रहे हो, वहाँ पे राइबोसोम के स्ट्रक्चर को भी डिफाइन कर रहा है। देयरफॉर राइबोसोम हैज स्ट्रक्चरल रोल। याद आया कुछ? याद आया? डिटेल में पढ़ा है आपने क्लास 11th में। देयरफॉर आरआरएनए हैज स्ट्रक्चरल रोल इवन। तो आरआरएनए स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले कर सकता है। कैसे करता है? मैंने आपको बताया, राइबोसोम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, और फिर आरआरएनए मैसेंजर के रूप में काम करता है। कैसे मैसेंजर के रूप में काम करता है? डीएनए के मैसेज को प्रोटीन बनाने तक पहुंचाता है आरआरएनए, एमआरएनए के फॉर्म में। ठीक है, मतलब कि डीएनए वही तो पहुंचाता है ना। आगे अपन और डिटेल में बात करेंगे। और वो अडेप्टर के भी रूप में काम करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आगे बढ़ते हैं। देखिए, डीएनए के बारे में यदि अपन थोड़ा सा और आगे बढ़े ना, तो आपको पता चलेगा ना कि डीएनए जो है ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। अब कोई भी चीज़ यदि किसी चीज़ की पॉलीमर होती है, मतलब कि जो डीएनए है यदि किसी भी चीज़ की पॉलीमर होती है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ? उसका मोनोमर हुआ। मोनो का मतलब वन होता है, मर का मतलब यूनिट होता है। तो मोनोमर का मतलब क्या हो गया? वन यूनिट है मोनोमर। मतलब कि न्यूक्लियोटाइड जो है इसकी यदि पॉलीमर है, कौन? डीएनए। तो मतलब कि एक्चुअली में डीएनए है क्या? डीएनए इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अरे भाई, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर यदि अपन पॉली लगा देंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा, और वही उसका पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमरिक फॉर्म क्या होगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत आसान है। इथाइलिन का पॉलीमर क्या होता है? पॉली इथाइलिन, जिसको अपन पॉलीथीन भी बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? तो डीएनए किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियो किसका? डीएनए इज एक्चुअली ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, लेकिन डीएनए है क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, मैंने इस बात को लिख भी रखा है, आपको बस रीड कर लेना है। कोई दिक्कत? डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और या फिर दैट इज डीएनए क्या है? डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब कि डीएनए इज नथिंग बट इट इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? होना नहीं चाहिए। ऐसे है तो आप बता देना मेरे को। जो लेंथ जो डीएनए का होता है, अब डीएनए जो है एक्चुअली में, जब आप क्लास 11th में पढ़ रहे होगे क्रोमोसोम, जब आपने पढ़ा होगा न्यूक्लिक एसिड में, तो आपको पता होगा कि जो क्रोमैटिन जो होते हैं वही कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं, और वही क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। मतलब कि और वही डीएनए के अंदर पाए जाते हैं जीन्स। जीन्स क्या होते हैं भाई? जीन्स होते क्या हैं? क्रोमोसोम का वह पोर्शन, या फिर जीन का वह, डीएनए का वह पोर्शन जो कि प्रोटीन बनाए वो जीन, जो नहीं बनाए वो नहीं है जीन। सिंपल डेफिनेशन। पता है नहीं आपको? जीन के ही दो फॉर्म, जिसे बोलते हैं अलील। क्वेश्चन भी आया इस साल, हर साल आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? होना नहीं चाहिए। ये मैं अभी डिटेल में उसके जा नहीं रहा, क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट है, वो मैं गया तो फिर ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो जो लेंथ होता है ना डीएनए का, द लेंथ ऑफ डीएनए इज एक्चुअली मेजर्ड एज नंबर ऑफ बेस पेयर। अब ये बेस पेयर के नंबर, मतलब कि कितना नंबर है बेस पेयर का, उसके बेसिस पे लेंथ को मेजर किया जाता है।
किसका, डीएनए के लेंथ को अपन मेज़र करते हैं कि बेस पेयर का नंबर क्या है। अब बेस और पेयर, बेस का मतलब तो आप समझ रहे हो कि एसिड और बेस, समझिए आप बात को। एसिड और बेस आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि बेसिस क्या होते हैं और एसिड्स क्या होते हैं, समझ रहे हो बात को। तो एसिड जो कि एक्चुअली में H+ देते हैं अकॉर्डिंग टू एरेहिनियस थ्योरी, और बेसिस जो कि जनरली OH- देते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये मात्र एक्वा सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड था। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अनुसार से जाते हो तो एसिड्स आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, बेसिस आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। therefore there are a lot of definitions of basis and you must be all knowing this, all right। so basis के बारे में तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो अपन डीएनए का लेंथ है कि आखिर ये डीएनए जो है ये कितना बड़ा है, इसका पता अपन डीएनए का अंदर में पाए जाने वाले बेस पेयर से पता करेंगे। अब बेस पेयर कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कोई ना कोई बेस प्रेजेंट होता होगा और वो हमेशा पेयर्स में होता होगा, और उन पेयर्स को अपन यदि काउंट कर लेना तो अपने को पता चल जाएगा कि इसका लेंथ क्या है। और ये एनसीईआरटी का लाइन है। तो आपको कुछ कुछ तो आइडिया होगा ना कि ATGCCUT, कुछ नहीं आइडिया, बस समझ लो कि A एक बेस है नाइट्रोजन बेस और T भी एक नाइट्रोजन बेस है। तो A और T जो है ना जब आपस में आ गए एक एक बेस तो वो क्या बना लेंगे, बेस पेयर बना लेंगे। G और C जब आपस में साथ आ गए तो क्या बना लेंगे, एक बेस G एक बेस C, क्या बना लिया, एक बेस पेयर बना लिया। अरे भाई यदि एक बेस है मान लो A, दूसरा बेस है अपना T, तो ये एक बेस हुआ, ये दूसरा बेस हुआ, ठीक है। तो वन बेस ये, दूसरा बेस ए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो एक बेस ए हुआ, दूसरा बेस टी हुआ, तो दोनों आपस में क्या बना लिया, एक बेस और ए, दूसरा बेस टी, दोनों आपस में एक पेयरिंग बनाया, और पेयरिंग किसी बॉन्ड के माध्यम से यहाँ पे बन रहा है, और इसलिए ये क्या कहलाया, कंबाइंडली इट इज नोन एज बेस पेयर। कोई दिक्कत यहाँ तक होना नहीं चाहिए। तो इन बेस पेयर को यदि लेंथ को हम लोग डिटरमाइन करें या फिर मेजर करें, देन वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ डीएनए। अब क्या है ये, आगे चल के अपन इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर जो डिटेल यहाँ पर लिख रखा है Cy174 वायरस, इसे आप छोड़ दो, इसके बारे में आपको मैं आगे ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा क्लियरली। आप बस अब ये यहाँ पर देखो, हमने क्या बताया कि डीएनए या फिर आरएनए है क्या, कोई भी जेनेटिक मटेरियल पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का, इसलिए उस जेनेटिक मटेरियल को जनरली अपन पॉली न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। लेकिन अपने को ये तो पता होना चाहिए ना कि ये न्यूक्लियोटाइड कौन सी चीज़ का नाम है, या फिर ये न्यूक्लियोटाइड क्या है। अगर हमें पता चल गया कि जो अपना फिजिकल यूनिट था ट्रांसफ़र का वो जीन था, एक बार फिर से मैं बताता हूँ, जीन क्या है हमने एनालाइज किया, काफ़ी साल लगा, कुछ साइंटिस्ट आए, फ्रेडरिक मिसर बताया कि अच्छा नाम दिया, पस सेल में न्यूक्लिन, ठीक है, आ रहा समझ में, न्यूक्लिन नाम दिया। फिर ऑल्टमैन साहब आए, ऑल्टमैन ने क्या बोला, नहीं वो जो न्यूक्लियस है ना वो एसिडिक नेचर का है, इसलिए उन्होंने उसका नाम दे दिया क्या, न्यूक्लिक एसिड। फिर डीएनए का नाम, डीएनए कौन दिया, जैकरी साहब ने डीएनए का नाम डीएनए दिया। फिर अपन आगे चलते गए तो हमें पता चला कि कुछ ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम कर रहा है, ठीक है भाई, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में डीएनए काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया हिंट के रूप में कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है और ज़्यादा मतलब कि क्या बोले, चेंजेस उसमें अलाउड नहीं है, और जेनेटिक मटेरियल वैसा होना चाहिए जो कि ज़्यादा स्टेबल हो, इसलिए डीएनए ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और आरएनए भी कुछ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जो कि एक्चुअली में काम करता है जेनेटिक मटेरियल का। फॉर एग्जांपल इन सम वायरसेस लाइक HIV, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, जो कि पार्टिकुलरली एड्स करवाता है। और भी बहुत सारे वायरसेस हैं जिसमें कि HIV मतलब कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। तो हमें पता चला कि यही दोनों जो मोटा मोटा है, आरएनए और डीएनए, यही जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। फिर हमने कहा कि ठीक है भाई, ठीक है, हमें पता चल गया कि डीएनए और आरएनए है। अब हम इस डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। तो डीएनए और आरएनए के जब अपन स्ट्रक्चर के बारे में जानने निकले तो हमें पता चला कि डीएनए जो है ना ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है तो इसे अपन क्या बोल दिए कि डीएनए क्या है भाई, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड है डीएनए, और न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है तो क्या डीएनए, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। लेकिन हमें अभी तक यही नहीं पता कि ये डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है या फिर न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। अब अपन जानते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड किस चिड़िया का नाम है, चलो देखते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि न्यूक्लियोटाइड आर यूनिट ऑफ बोथ डीएनए और आरएनए, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और आरएनए दोनों ही है, इसलिए न्यूक्लियोटाइड दोनों का ही यूनिट है। और न्यूक्लियोटाइड किसका यूनिट होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। तो डीएनए हो या फिर आरएनए हो, दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं।
आगे चलते हैं। देखिए, आइए, मैंने काफ़ी बढ़िया फ्लो चार्ट बना रखा है, आप बस इसे नोट करो और इसी का ध्यान रखो, काफ़ी मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। देखते जाओ, मैंने क्या बताया, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोले तो डीएनए और या फिर आरएनए। ये डीएनए लिख लो आप यहाँ पे, डीएनए या फिर आरएनए लिख लो। तो डीएनए हो गया या फिर आरएनए। ये डीएनए और आरएनए जो दोनों है ना, इट इज़ नथिंग बट दोनों को दोनों क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स ही हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसका यूनिट है, ये न्यूक्लियोटाइड का ही तो यूनिट है भाई। पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही न्यूक्लियोटाइड रेस्ट टू द पावर n इज नथिंग बट पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत यहाँ तक होना तो नहीं चाहिए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेस्ट टू द पावर n इज नथिंग बट न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, ये दो चीज़ों का बना हुआ होता है, और उन दो चीज़ों को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। क्या है वो न्यूक्लियोसाइड, बस सुनते जाओ अभी। और फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, नहीं मतलब अपने को, अरे कौन सी चीज़ क्या होती है वो सही समय पर आपको बता दिया जाएगा। बस आप जानते जाओ कि जो न्यूक्लियोटाइड है ना, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड। हाँ हाँ, वही वाला फॉस्फोरिक एसिड जो आप कोवलेंट, जो अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, H3PO4 वाला, वही फॉस्फोरस वाला जो अपन कंपाउंड पढ़ते हैं ना पी ब्लॉक में, सेम सेम वही फॉस्फोरिक एसिड, बट इट एक्चुअली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला आपको पता होगा, दैट इज H3PO4। और H3PO4 का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे कोवलेंट, मतलब कि जब उसका बॉन्ड बनाओगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें 3 OH बॉन्ड होते हैं और एक फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए उसमें फॉस्फोरस डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन होता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बस सुनते जाओ, बाकी डिटेल में तो इतना मज़े से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अपना न्यूक्लियोसाइड है, मैंने क्या बताया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलो तो डीएनए बोल लो, आरएनए बोल लो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल लो, एक ही बात है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड का यूनिट क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड, कोई दिक्कत नहीं। ये न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज़ का मिलकर बना हुआ है, ये न्यूक्लियोसाइड और ये फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H3PO4। और न्यूक्लियोसाइड किन किन चीज़ का मिलकर बना हुआ है, शुगर और ये नाइट्रोजन बेस। अब जब ये बेस है तो इसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ होंगे, सारी बातें बाद में, पहले सुनते जाओ बस आप। अब ये शुगर जो है ना, ये पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर मतलब कि 5 कार्बन वाले शुगर्स होते हैं। और जो नाइट्रोजन बेस है ना, इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया है, वन इज नोन एज प्यूरिन्स एंड अदर आर नोन एज पायरिमिडीन। कोई दिक्कत, वन इज नोन एज प्यूरिन एंड अदर आर नोन एज पायरिमिडीन। अब देखिए, पिरामिड है, अगर पिरामिड है, आपने कुछ गेम्स खेले होंगे, तब गेम जो खेलते हो आप पिरामिड, तब पिरामिड कटिंग गेम हो, देखते हो फ्रूट कटिंग गेम आजकल आता है फोन्स में, तो समझ लो कि एक पिरामिड कटिंग गेम है। देयरफॉर पिरामिड को अपन क्या करते हैं, कट, इसीलिए पिरामिड से ट्रिक बना, क्या, CUT। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा, C स्टैंड फॉर साइटोसिन, U स्टैंड फॉर यूरासिल एंड T स्टैंड फॉर थाइमिन। इसलिए पायरिमिडीन जो नाइट्रोजन बेस है, इसके अंदर 3 तरह के नाइट्रोजन बेस आते हैं, एंड दैट दे आर नोन एज साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। और प्यूरिन्स जो है, इनके अंदर आता है A और G, दैट इज एडेनिन और गुआनिन। हालांकि इसका एक और ट्रिक है कि आलू और गोभी की जब आप सब्जी बनाते हो, क्या करोगे, सब्जी बनाने के लिए उसे काटोगे पहले। तरफ आलू गोभी की सब्जी को काट दो, दरफोर आलू से A निकाल लो, गोभी से G निकाल लो और काट दो, मतलब कि कट कर दो, CUT। तो आपको ऐसे ध्यान नहीं रखना है, आपको बस ध्यान रखना है पिरामिडीन, जो पिरिमिडीन शब्द है वो प्यूरिन से कंपेरेटिवली बड़ा है साइज में, तो और CUT भी बड़ा है, देयरफॉर CUT कम्स अंडर पायरिमिडीन। इतनी तरीका मैंने आपको बता दिया याद करने का। और ऐसे भी पायरिमिडीन में पिरामिड जो होता है उसे आप कट करो, तो पिरामिड को कट करोगे तो CUT पायरिमिडीन और AG प्यूरिन्स होते हैं। आज के लेक्चर में मैंने बस इतना ही बताया, और आगे की जो बातें होंगी मैं बाद में करूँगा। तो एक बार मैं बस समराइज कर देता हूँ इन चीज़ों को, कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो अपना यूनिट है, उसमें मैंने आपको बस यही बताया कि आपने जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आपने पढ़ा कि जो फिजिकल बेसिस है ट्रांसफ़र होने का वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, वो जीन्स हैं या फिर फैक्टर हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल। तो हमने जानने की कोशिश की कि वो जो जीन्स या फिर फैक्टर हैं क्या, वो जीन्स या फिर फैक्टर कुछ और नहीं बल्कि न्यूक्लिक एसिड निकले। और एक्चुअली में उसे न्यूक्लिक एसिड जो था उसे पता लगाया फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लियस ऑफ पस सेल में, और न्यूक्लियस ऑफ पस सेल में उन्होंने पता लगाया तो
जो उन्हें नहीं पता था कि इसका नेचर क्या है। देयरफॉर एक साइंटिस्ट है ऑल्टमैन, उन्होंने पता लगाया कि इट इज़ ऑफ एसिडिक नेचर, और उन्होंने उस न्यूक्लियन जो कि फ्रेडरिक मिस्टर ने डिस्कवर किया था उसे न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया। फिर डीएनए और आरएनए वो दो तरह के न्यूक्लिक एसिड पाए गए। क्यों डीएनए आया, क्यों आरएनए आया, सब डिटेल में बात करेंगे। डीएनए का फुल फॉर्म के बारे में हमने बात की, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए के फुल फॉर्म के बारे में हमने बात की, न्यूक्लिक एसिड। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब टॉपिक्स टू स्टडी में यहाँ पर डील किया हमने, ये भी बात की कि डीएनए टर्म को जैकरी साहब ने दिया, सारे के सारे नाम, साइंटिस्ट के नाम, सारा इंपॉर्टेंट है। हमने बोला कि ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो हमें पता चला कि सबसे पहले इस चैप्टर में हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को पढ़ेंगे, क्योंकि जब डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटीरियल है, तो क्या है उस डीएनए में किस प्रकार के बॉन्ड्स होंगे, किस प्रकार की उसके अंदर अरेंजमेंट होगी, कैसा स्ट्रक्चर होगा डीएनए का, जो कि हमारे ऑर्गेनिज्म के ट्रांसफ़र में, मतलब कि जीन, मतलब क्या बोले कि जेनेटिक कैरेक्टर के ट्रांसफ़र में मदद करता है। उस चीज़ का कैरेक्टर या फिर उस चीज़ का स्ट्रक्चर कैसा हो, उसके जानने के बारे में हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ी, इसलिए हमने इस टॉपिक का नाम दिया स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। फिर हमने बोला कि अगर डीएनए है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया, तो वो ऐसा थोड़ी है कि माता पिता के अंदर वाला है, माता पिता वाला ही डीएनए, जो मेरे माता पिता का डीएनए वही सेम टू सेम मेरे अंदर आ जाएगा। वो तो आएगा नहीं, क्योंकि उन्हें भी जीवित रहना है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि इफ़ ए मदर और फादर एक्चुअली में, यदि कोई भी मॉम या फिर डैड या फिर कोई भी पेरेंट्स या फिर कोई भी कपल एक्चुअली में व्हेन दे गिव बर्थ टू ए बेबी दे डाई बिकॉज दे ऑल ट्रांसफर देयर जेनेटिक मटेरियल, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि देयर मस्ट बी सम प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ दैट डीएनए और रेप्लिकेशन ऑफ दैट जेनेटिक मटेरियल। तो हमें पता चला कि हाँ, ऐसा भी प्रोसेस होता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो रेप्लिकेशन होता है ये कैसे होता है। कोई दिक्कत? दूसरी टॉपिक में हमने क्या रखा? डीएनए रेप्लिकेशन। फिर हमने कहा कि ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, अब आगे की जो प्रोसेस है, हमें तो भाई मेटाबॉलिक प्रोसेस चलाने के लिए एंजाइम्स चाहिए, और हम पढ़ के आए हैं क्लास 11 से कि एंजाइम्स कुछ और नहीं, प्रोटीन्स होते हैं। तो ये प्रोटीन कैसे बनेगा? तो प्रोटीन बनने के लिए बीच में कुछ और प्रोसेसेस होने पड़ेंगे, और इसीलिए डीएनए से पहले मैसेज जाना पड़ेगा किसी एक स्ट्रक्चर, किसी एक बॉडी के अंदर, और वो मैसेज लेने वाला कौन है? आरएनए है। और वो जो लेने वाला आरएनए है, जो मैसेज लेने वाला आरएनए है, उसको क्या बोल दिए? मैसेंजर आरएनए। जो मैसेज लेगा या फिर मैसेज ट्रांसफर करेगा उसको मैसेंजर बोलेंगे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ें कि डीएनए से एमआरएनए बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैसेज कंटेन करने वाला बनाना पड़ेगा। तो मैसेज कंटेन करने वाले को हमने बनाया और उसे नाम दे दिया एमआरएनए, और इस प्रोसेस को हमने कर दिया क्या? ट्रांसक्रिप्शन का। फिर हमने आगे पढ़ा कि इस एमआरएनए से ही अपना बनेगा प्रोटीन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, विच इज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली फॉर कैरिंग आउट ऑल दोस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और मेटाबॉलिक रिएक्शन चलाना क्यों जरूरी है? मेटाबॉलिक रिएक्शन चलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड में हम पढ़ के आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मेटाबॉलिज्म यदि बॉडी में नहीं चलेगी, मतलब कि बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ बनती या फिर टूटती नहीं रहेगी, तो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है। मतलब कि बॉडी के अंदर एक कंटिन्यूअस केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक होना नहीं चाहिए। आगे देखते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जेनेटिक कोड क्या होता है, मतलब कि अमीनो एसिड बनेगा उसके लिए कोड इसका होना जरूरी है। फिर हमने कहा कि ठीक है, प्रोटीन बनेगा तो उस प्रोटीन के सिंथेसिस का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और अल्टीमेटली हमने दो चीज़ों को और पढ़ा, एक तो रेगुलेशन ऑफ जीन, और फिर हमने सोचा कि ठीक है, रेगुलेट तो जीन हो गया। फिर कुछ साइंटिस्टों ने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इन चीज़ों के बारे में हमने आज डिस्कस किया। फिर हमने कुछ बातें डिस्कस की कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डीएनए क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक यूनिट है, वो एक्चुअली में न्यूक्लियोसाइड और किसका बना हुआ था? न्यूक्लियोसाइड। और एक्चुअली में वो बना हुआ रहता है अपना किसका? फॉस्फोरिक एसिड का। न्यूक्लियोसाइड फिर शुगर का बना हुआ रहता है, और नाइट्रोजन बेस का बना हुआ रहता है। और फिर यही नाइट्रोजन बेस दो कैटेगरी में बढ़ते हैं, एक तो होता है प्यूरिन और एक पायरिमिडीन। पायरिमिडीन के लिए मैंने ट्रिक बताया, कैसे याद रखेंगे। पायरिमिडीन के अंदर 3 नाइट्रोजन बेसेस आते हैं। कट पिरामिड को काट दो, दैट इज पिरामिड कट, कट द पिरामिड, CUT, कट द पिरामिड, CUT। फिर से बोलिए, कट द पिरामिड, CUT। देयरफॉर C स्टैंड्स फॉर साइटोसिन, U स्टैंड्स फॉर यूरासिल, T स्टैंड्स फॉर थाइमिन। एंड प्यूरिन के लिए क्या हो गया? एडेनिन एंड गुआनिन। एक और भी ट्रिक है, आलू गोभी काट दो, आलू के गोभी काट दो, दैट इज AGCUT, दैट इज A फॉर आलू, आलू से A आगे से निकाल लीजिए, गोभी से G आगे से निकाल लीजिए। और कट मतलब कि काट दो का इंग्लिश क्या होगा? कट इट, कट आलू गोभी। तो कट के लिए क्या हो गया? CUT। अगेन कट पिरामिडीन। समझ में आ रहा है आपको? ट्रिक आप ऐसे बना सकते हो, और ये चीज़ें आसान है, क्लास 11th में भी पढ़ना है, इसलिए मैंने काफ़ी डिटेल में आपको नहीं बताया। हालांकि चैप्टर का भी मूल रूप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। चैप्टर काफ़ी डिटेल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और मैं उसे और भी इंटरेस्टिंग बना दूंगा, आप बस सुनते जाओ
ऑलराइट, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल अपन डील करना शुरू करेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स में न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, ये जो राइबोस जो शुगर है, ये पेंटोस शुगर जो मैंने लिख रखा है वो क्या होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं, कैसे डीएनए में पाए जाते हैं, कैसे आरएनए में पाए जाते हैं, और अल्टीमेटली जो डीएनए बनता है वो कैसा बनता है। कल के लेक्चर में ये सारी बातें अपन पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग द चैप्टर, keep be motivated and be focused toward your goal. That's it.